सिंपल करवाया था मैंने बोल दिया था कि जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उन्हें निगलेक्ट कर देना। बहुत से बच्चों ने पता नहीं क्या किया है, उसमें इतना टफ मेथड आंसर बिल्कुल सही निकाला है, और 4/3 भी साथ में यूज किया है, पाई की वैल्यू भी निकाली है, वॉल्यूम निकाला है पहले, फिर वॉल्यूम का एरर निकाला है, वी डेल्टा वैल्यू करके पता नहीं इतना लंबा क्या किया है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रखी है वहां पर। पहले तो मैंने सभी का गलत कर दिया था वो। फिर मैं हाँ आपने तो किया है, फिर मैंने सोचा चलो मेथड तो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, वो तो चलो कोई बात नहीं ऐसी तो, बट मैंने बहुत इजी करवाया हुआ है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपने आर की जो एरर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर आ जाना था आपका। ठीक है, जिन्होंने बहुत लेंथी लिया है वो चेक कर लेना। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, वहां पर हम कांस्टेंट निगलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास रूल है जी। अगर हमारे पास कोई फैसिलिटी है उसे यूज करो। बस कोई बात नहीं। नहीं बेटा, मैंने 5 मार्क्स दिए हैं जिन्होंने किया, और जब करेंगे ना उसे अच्छे तरीके से वो 5 मार्क्स का बन जाता है। उसमें जो आपने लंबा किया है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही बढ़ाई है, और कुछ नहीं किया, न्यू तो और कुछ नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा करी हुई है उसमें। गलत नहीं है, वो भी मेथड बिल्कुल ठीक है, ना ही उसका कोई इशू है, आप वो भी कर सकते हो, सिर्फ आपके लिए ही बोल रही हूँ। अभी तो आपने कैलकुलेटर कुछ यूज कर लिया होगा, बट एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा मेथड अडॉप्ट करो जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। और जितनी कैलकुलेशन लंबी होती है उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे। अभी तो आपके पास फैसिलिटी थी कि आपने कैलकुलेटर यूज कर लिया होगा, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एग्जाम में नहीं कुछ भी मिलेगा ऐसा। तो आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो जिसमें जो कैलकुलेशन कम हो। ठीक है, और कोई डाउट पेपर में से? ओके, और वो मैंने 15% वाला भी इधर उधर कर दिया था, काफी बच्चों को था ठीक ही आया 15%, और किसी किसी ने वैसे ही चेप दिया जो बुक में था तो पता चल गया। जैसे उसका आंसर 15% ही आना था। अच्छा था, कुल मिलाकर सभी का पेपर अच्छा था, कोई बात नहीं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका भी एंड ही हो जाना है अभी। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक करवाने वाले है ही नहीं थे, सिर्फ 2 और 1 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। ठीक है, और जस्ट क्या बेटा? पेज नंबर बेटा आपका मैच ही नहीं करेगा, जो हम फ्रिक्शन वाला कर रहे थे चैप्टर उसमें है जी एंड में, जो उस दिन एंकल ऑफ रिपोर्ट वाला किया था ना, उससे नेक्स्ट टॉपिक है वो छोड़ना है, वो नहीं करना हमें। जो रोलिंग फ्रिक्शन वाला है वहां पर आ जाओ। हाँ वो भी कर लेंगे, वो 1-2 टॉपिक करने हैं उसमें से बस। एक तो एप्लीकेशन है ना आपकी, और एक क्या था, कंकरेंट फोर्सेस की। ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस तो वही होती हैं जो एक पॉइंट पर लगती हैं एक टाइम पर, इक्वल फोर्सेस उन्हें कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। बाकी मैंने 1-2 आपको एप्लीकेशन डिस्कस करनी थी, न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ से, वो कर लेंगे। और जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं रूल आपको सेंड करूंगी कि न्यूटन थर्ड लॉ किस किस फॉर्म में अप्लाई हो सकता है, क्या कंडीशन होती है, वो मैं आज कर दूंगी। ठीक है, मैंने कल निकाला था। जो आज का कंटेंट होगा उसके ऊपर ही लिखा हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ वाला। ठीक है, तो उसमें से अलग से करके लिख लेना उसे। चलो आगे आ जाओ, आपका रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, बस यही करना है इस चैप्टर में से जो बचा है। तो मैं आपको ऐसे वर्बली ही बता दूंगी, आपने उतना से ही कंटेंट करना है जो 1 मार्क्स में कवर हो जाए, और इसमें कंसेप्चुअल अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फुल टॉपिक लर्न करने के आप कंसेप्चुअल ही रीड करना, क्योंकि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये 3 ही टॉपिक हैं तो इस चैप्टर में से बचे हैं अभी करने के लिए। और जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं वो तो बहुत ही इजी है, जो आपने 9th 10th में भी किए हैं, कि जो फ्रिक्शन है इसके हमें बेनिफिट्स क्या है, इसके हमें नुकसान क्या है। ठीक है, और जिस केसेस में फ्रिक्शन हमें
जो कोई भी हमारी मशीन या डैमेज करती है उसे कुछ भी, उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर। जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं वो आपने खुद रीड करने हैं, बिल्कुल नहीं बच्चों वाले। और जो रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो मैं आपको बता दूं। रोलिंग फ्रिक्शन जब लगती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन में होता है। जैसे कोई टायर है, टायर कौन से मोशन में चलेगा? रोलिंग मोशन में। ठीक है, तो उस टाइम टायर के सरफेस एंड रोड के सरफेस दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रही है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। और दूसरी साइड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके नेम से ही क्लियर है। स्लाइडिंग मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, खींच कर ले जा रहे हैं, स्लाइड हो रही है वो सरफेस पर। तो उस टाइम जो हमारी ऑब्जेक्ट है स्लाइड कर रही है उसके सरफेस, ठीक है, एंड दूसरे सरफेस, रोड के सरफेस ले लो, दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, जो फ्रिक्शन लग रही है। रोलिंग मतलब जब ऑब्जेक्ट कोई रोल होकर चल रही है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगती है। स्लाइडिंग मीन जब कोई ऑब्जेक्ट हम स्लाइड कर रहे हैं, खींच रहे हैं, घिसर रही है वो जमीन के साथ। ठीक है, तो आप एक बात नोट करो, जब कोई चीज हम स्लाइड करते हैं तो उसमें डैमेज ज्यादा नहीं आता, फ्रिक्शन ज्यादा लगती है, बिकॉज ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। अगर लोड से ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो वो क्या होगी? डैमेज हो जाएगी। तो हमें हमें क्या करना है? जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसे किसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए? रोलिंग में। ठीक है, यही आपका था इसमें से जो टॉपिक था, रोलिंग स्लाइडिंग का। और जे वाले टॉपिक में बोल रही थी आपको करने के लिए, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। नेम से ही क्लियर है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, कि हमारा इसके बिना गुजारा भी नहीं है, बट ये हमें नुकसान भी पहुंचाती है। ये है इसका मेन। तो हमें इसकी क्या बतानी है, हमें बेनिफिट्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, हमें क्या नुकसान करती है, ये चीजें बतानी है। ठीक है, जैसे हम चल सकते हैं, फ्रिक्शन की हेल्प से चल सकते हैं, अदरवाइज तो हम स्लिप कर जाएंगे। ठीक है, अगर बोर्ड पर हम चाक यूज कर रहे हैं वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से ही कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो स्लिप कर जाएगा, रुकेगा ही नहीं उस पर। ठीक है, और नुकसान क्या होता है फ्रिक्शन का? जहाँ पर जो ज्यादा लगती है, जैसे मशीन होती हैं, मशीन के जो इंटीरियर पार्ट्स होती हैं, ठीक है, जब उनमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर गर्म हो जाते हैं बिल्कुल, और मशीन के पार्ट्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है, वो हमें क्या करेगी? नुकसान ही पहुंचाएगी। और इसे रिड्यूस करने के क्या मेथड हैं? जैसे ऑयल लगा लें, ग्रीस लगा लें, ऐसे मेथड से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली हम घरों में क्या करते हैं, जैसे हमारा डोर होता है, ठीक है, डोर में जो वो कुंडा या लॉक कुछ भी होता है, वो क्या करता है, कई बार फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण वो चींची की आवाज स्टार्ट कर देता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उस पर तेल लगाते हैं और वो नॉर्मल हो जाता है। वही तो है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो गई थी, हमने क्या किया? उसे रिड्यूस कर दिया। वो मेथड था एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। ठीक है, तो ये आप जस्ट रीड कर लेना, इसमें से कभी आया तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बट फिर भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, रीड कर लेना। जस्ट बेटा, कौन सा सिलेबस है बेटा? टर्म 1 टर्म 2 भेज दूंगी, कोई बात नहीं, सेंड कर दूंगी। उसके बाद आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जो मैं पॉइंट्स बोल रही थी वो समझो एक बार क्या है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता था? एक्शन रिएक्शन। ठीक है, कि अगर हम किसी चीज पर एक्शन लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर क्या देती है? रिएक्शन देती है, मीन इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगती है। तो उसके क्या कंडीशन है? फर्स्ट है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स एट द सेम टाइम। जैसे बॉल थी, ठीक है, हमने वाल पर मारा मारा उसे, तो वापस तभी आ जाती है ना हमारी तरफ, ये तो नहीं कि 1 घंटे बाद आ रही है वो।
अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो हम न्यूटन थर्ड लॉ में कंसीडर नहीं कर सकते। जो रिएक्शन है वो एकदम एक्शन से बाद ही आना चाहिए। तो उस पेयर को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन वाला पेयर बोल सकते हैं। और वही पेयर फोर्स का किसमें आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। सेकंड केस क्या है, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर होना चाहिए। ऑब्वियसली पहले एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाती है, फिर दूसरी फर्स्ट वाली पर फोर्स लगाती है। ठीक है, तो जो एक्शन हो रहा है वो एक बॉडी पर हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है वो दूसरी बॉडी पर हो रहा है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि एक ही बॉडी पर दोनों हो रहे हैं, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ में कंसीडर नहीं होगा। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक्शन रिएक्शन क्या है, दोनों फोर्स ही हैं। एक F1 फोर्स होगी, एक F2 फोर्स होगी। तो फोर्स हमेशा इस केस में क्या होगी, पेयर में ही होगी। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ सेम नेचर। जो फोर्स लग रही है वो सेम नेचर की लगनी चाहिए, क्योंकि जहां पर बहुत टाइप की फोर्सेस हैं, ये ना हो कि एक फोर्स और कोई लग रही है, एक की और लग रही है और हम उसे किसमें कंसीडर कर लिए, न्यूटन थर्ड लॉ में, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये थे उसके कुछ पॉइंट्स। मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में वो बात आती है न्यूटन थर्ड लॉ, जब हम डीपली करते हैं बहुत केस ऐसे माइंड में आ जाते हैं कि ये तो कंसीडर नहीं होता न्यूटन थर्ड लॉ में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके वो डाउट क्लियर कर दे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसे ओपन करो। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मिल गया सभी को? हाँ, इसमें जो पहले टू फोर्सेस यूज हो रही हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, और हमने जो लास्ट चैप्टर में टॉपिक किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, जिसमें पूरी फुल डेरिवेशन की थी। और जब वो टॉपिक स्टार्ट करा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था उसके बारे में, जो बुक में गिवन नहीं है। ज्यादा सभी को एक छोटा सा फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ था मैंने, किया था सभी ने वो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताई थी मैंने, ठीक है, थोड़ा सा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने डिस्कस करवा दी थी। अगर मैंने फिर से स्टार्ट कर दी तो पूरा लेक्चर उसी में ही खा जाना है, क्योंकि वो एक टेक्स्ट में बताया था मैंने। तो अगर किसी ने नहीं की तो मैं पिक जरूर सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप उसको रिवाइज कर लेना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद आती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हमें ए की वैल्यू पता चल गई थी। ठीक है, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, एफ की। तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, जहां पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की निकाली थी। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ जाती है। और इस चैप्टर में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है कि क्या होता है। ठीक है, ओहो। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ, 1 मिनट बेटा। सर आपने क्लास लगानी है वहाँ? 1 मिनट बेटा। जस्ट बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेम एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी, वही हमारे पास किसकी डायरेक्शन आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, उसके बाद अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, वी स्क्वायर अपॉन आर।
और m साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्र, और इसका रिलेशन भी था v स्क्र अपॉन r का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। आगे वो सारा एक बार टॉपिक आप देख लेना। तो एंड में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स आई है उसकी वैल्यू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्र, जो हमारी मेन है, जो आपने आज के लिए याद रखनी है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम आर ओमेगा स्क्र। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सभी पॉइंट आपकी बुक में जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना उसमें डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या होती है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होती है उस टाइम उसके जो सर्कल बन रहा है, सर्कल के सेंटर की तरफ जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, सभी फोर्सेस का जो प्लस है, या फिर अगर एक फोर्स है तो वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। क्लियर है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। जैसे एक एग्जांपल भी लिखी है मैंने साथ में, ये देखो, न्यूक्लियस के केस में क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ऑर्बिट में क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। उस टाइम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन मींस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन दोनों में कौन सी फोर्स लग रही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है ना दोनों में। जो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही है, उस टाइम वहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे हम, ठीक है। अगर मैंने इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स की है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। हाँ, अब आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक तो जो आपके मेन पॉइंट्स है वो आप लर्न कर सकते हो कि ऑपोजिट हैं, ठीक है। किसके ऑपोजिट हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने मेन पॉइंट क्या किया था, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के तरफ लग रही थी। बट जो सेंट्रीफ्यूगल है ये क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर, ये बाहर की तरफ लग रही है। और इस फोर्स को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, इस एग्जांपल से दोनों फोर्सेस आपकी क्लियर हो जाएंगी रियल लाइफ में भी कैसे लगती हैं ये, ठीक है। मान लो कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से कोई धागा कुछ भी मान लो, और आपने उससे क्या कोई बॉब लगा हुआ है उस स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, कोई ऐसी चीज टाई की हुई है। और जब आप उसको ऐसे हाथ से पकड़ के रोटेशनल मोशन में घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है, जैसे ये है, ये बॉब है, जैसे घूमेगा जब, ठीक है। तो अगर तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझना चाह रहे हो क्या है, तो मान लो कि आप इस बॉब के ऊपर बैठे हो, कि जो ऑब्जर्वर है वो बॉब के ऊपर है। उस टाइम आपको कैसा फील होगा, आपको क्या लगेगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो जब मैं बॉब को घुमाऊंगी। सोचकर देखो, ऐसा ही होता है ना, काफी राइड्स होती हैं ऐसी, उसमें भी ऐसा ही फील होता है कि हम क्या जा रहे हैं, बाहर की तरफ एक राइड होती है, बहुत सारी ऐसे होता है, उसमें ऐसी चेयर्स लगी होती हैं ऐसी। तो जब ये घूमना स्टार्ट करता है, जो चेयर्स बाहर की तरफ जानी स्टार्ट कर देती हैं, उस टाइम उस चेयर पर जो भी बैठा है उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब जो ऑब्जर्वर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे आप जब बॉब के ऊपर बैठ गए जाकर, तब जो आपको फोर्स फील हो रही है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, बॉब घूमता हुआ देख रहे हो, तब जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑब्जर्व करोगे आप, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो अंदर की तरफ लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, जो बाहर की तरफ लग रही है।
जब कोई भी एग्जांपल ले लो, अब जब ऑब्जर्व पूरे जो सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है उसके अंदर एंटर हो जाएगा, तब जो फोर्स होगी वो सेंट्रीफ्यूगल होगी। जब ऑब्जर्वर बाहर होगा सिस्टम के, तब जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। इज इट क्लियर? जस्ट तो मैंने साथ में ये सारा ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। कि जब जो ऑब्जर्वर है ऊपर है, फोर्स प्रोड्यूस्ड इज सेंट्रीफ्यूगल। जब वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको एक ही एग्जांपल से दोनों फोर्सेस क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और मैंने जो बताया वो लिखा भी हुआ है साथ में। If observer enters in the frame of reference, centrifugal force. If observer observe the system from outside, then centripetal force. ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो अनरियल फोर्स होती है, आप इसको इसकी एग्जांपल से ही याद रख सकते हो, ठीक है। जो बॉब वाली एग्जांपल आई थी कि आप बॉब के ऊपर नहीं बैठ सकते ऐसे, तो ये कौन सी फोर्स होगी? अनरियल फोर्स होगी। ये तो मैंने एक ट्रिक्स ही बताई है, ठीक है, इससे ज्यादा हाईलाइट मत करना। कि आपने ये याद रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये अनरियल फोर्स होती है, और इसे सीडो फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है ऑपोजिट होती है ना सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू थी, इसके आगे नेगेटिव साइन लग जाना है, जे आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका कुछ नहीं है। मेरे पास बुक भी नहीं है अभी, आज के लिए इतना ही कर लो आप, ठीक है। बुक में से देखो, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल में कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो। क्लियर है ना सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल? जो हमने कल नेक्स्ट टॉपिक करने हैं वो है आपके बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो बता देती हूँ, तो आप उनका थोड़ा सा थ्रेटिकल पार्ट रीड करके रखना, ठीक है, ताकि कल ज्यादा जो टाइम है वो थ्रेटिकल पार्ट पर ना लगे हमारा। जैसे जो हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो कौन सी फोर्स होनी जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना आप सर्कुलर मोशन में नहीं रह सकते। तो हम जब भी कोई टर्न लेते हैं, जैसे बेटा, तो हम जब भी कोई टर्न लेते हैं तो हमारे पास जो भी हमारा व्हीकल है, जैसे साइकिल हो गया, ठीक है, बाइक होगी, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। जब भी हमने कोई कट मारना होता है, ठीक है, ऐसे एकदम से टर्न लेते हैं, तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। क्यों टिल्ट करते हैं? अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो हम गिर नहीं जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या हो जाता है टिल्ट करने के बाद? जब जो बाइक है टिल्ट होती है, वहां पर उसके टायर से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। पहले तो फ्रिक्शन आती है, ठीक है। जब जो हमारी बाइक है टिल्ट होती है, तो साथ में जो टायर हैं वो भी टिल्ट हो जाते हैं जब हमने कोई कट करना होता है, ठीक है, टर्न लेनी होती है। तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन के बाद वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें टर्न लेने में हेल्प करती है, क्योंकि वो टर्न कौन सी होती है? ऐसे जो ऐसी टर्न लेनी होती है हमने, ऐसी कोई टर्न सर्कुलर मोशन में आ जाती है वो, ठीक है। इसीलिए जो हमारी बाइक या फिर साइकिल है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। और इसके बाद आपका आता है केस आगे, जैसे जो डेंजरस टर्न्स होती हैं, कोई ब्रिज के ऊपर से है, कोई फ्लाईओवर के ऊपर से है, ठीक है, कोई ऐसी जो होती हैं, वो आपने देखा होना थोड़ा, जो रोड होता है रोड ही थोड़ा अबब होता है। जैसे हमारे पास ये तो लेवल रोड हो गया, ठीक है। जो रोड है उसकी शेप ही थोड़ी ऐसी होती है, जहां जहां से हमने टर्न लेनी होती है। ये चीज नोट की है कभी किसी ने? होता है ना, रोड थोड़ा बब एक साइड से ऊपर उठा होता है। वो इसीलिए होता है, जो डेंजरस मोड़ होते हैं, जो डेंजरस टर्न्स होती हैं, कि मान लो कि हम तेजी में हैं, हमारा जो व्हीकल था वो हमें हेल्प नहीं कर रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स लेने के लिए, वो टिल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो जो रोड है वो ही टिल्ट कर दी, ताकि जो व्हीकल है वो टिल्ट होकर अपने आप सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर आ जाए। जहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना थोड़ा, तो वो रोड ही थोड़े टिल्ट कर देते हैं जहां पर ऐसे टर्न आती है, ठीक है। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ।
हाँ वो भी ऐसे ही होते हैं, तो अब बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएगी आपको इसकी अब, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि जो बाइक या फिर हमारा जो भी व्हीकल है वो ऐसे क्यों करना पड़ता है, वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए करना पड़ता है, अदरवाइज हम सर्कुलर मोशन में नहीं रुक सकते, गिर जाएंगे हम अगर आप नहीं उसको टिल्ट करोगे। ठीक है। ठीक है, जो हो गया हमारा इसे रिवाइज कर लेना, और देखते हैं क्या बनता है, और आपको सिलेबस में सेंड कर दूंगी, ठीक है। वो मैंने इसलिए नहीं से किया कि आपकी तो +1 ही है, सिलेबस कौन सा ऐड हुआ है बीच, वो तो कट ही हुआ है कि मैं आपको फुल ही करवा दूँ। बट कोई बात नहीं, सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम। मुझे ये था कि आपको आगे जैसे एग्जाम्स वगैरह आने हैं, तो हम जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, उसमें तो वो कंसेप्ट है ही, वो थोड़ा ना कट होने वाले हैं। ठीक है, फिर भी मैं सिलेबस सेंड कर दूंगी, उसको भी फॉलो करेंगे हम, साथ साथ देख कर चलेंगे पैरेलल। ओके बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, सेम टू यू। सेम टू यू। सेम टू यू बेटा।